देखिए कहानी पूरी तरह से तैयार है, मतलब स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी है, सिर्फ रिलीज डेट को टाल दिया गया है, रिलीज में देरी हो रही है और रिलीज तो तब होगी ना जब 360 के नीचे यानी कि निफ्टी 23,360 के नीचे कारोबार करे। आज फिर वही हुआ जो कल हुआ था, हम आए थे 360 के नीचे लेकिन ठहर नहीं पाए, आज भी आए थे लेकिन ठहर नहीं पाए। अब सवाल ये है कि ये तो आप कह सकते हो कि ऊपर से सेलर हैं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि नीचे में बायर हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि नीचे में बायर बैठे हुए हैं जाम लगा के, सड़क जाम है, बंद करो भाई बंद करो, लेकिन वहां से खरीदारी नहीं हो रही है। यानी बायर्स ये बता तो रहे हैं कि भाई ये मेरा जोन है, और बार बार सेलर्स बता रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें यहां से छोड़ूंगा नहीं। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम सेलर्स इसको टेस्ट कर चुके हैं। यानी सेलर्स तो अपना दबदबा दिखा रहे हैं और बायर्स इसको पकड़ के बैठे हैं, लेकिन बायर्स दम नहीं लगा रहे कि भैया मैं इसको पकड़ के तो रखा हूं लेकिन पुश नहीं करूंगा, ऊपर की ओर नहीं धक्का लेके ले जाऊंगा। यानी बाइंग नहीं कर रहे हैं, उस जगह पर रुक जा रहे हैं, लेकिन बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है जो पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल करे और मार्केट को पिछले हाई को निकाल के और ऊपर जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, क्या एक्सपायरी है, और भी जो भी वजह होगी समझेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, सिनेस टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाजार के हालात को देखेंगे तो बैंक निफ्टी 471 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी नीचे है, निफ्टी 77 पॉइंट नीचे है, और सेंसेक्स जिसकी कल एक्सपायरी है 300 पॉइंट नीचे है। यानी बैंक निफ्टी में जमकर खरीदारी हुई, आईटी सेक्टर में जमकर बिकवाली हुई। जैसा कि कल भी बताया था कि आईटी सेक्टर में खरीदारी का मतलब साफ नजर आ रहा है कि कहीं बिकवाली ना हो जाए। यही कल आशंका जाहिर किया था और आपको इन्फोसिस, टीसीएस सब दिखा दिखा के समझाया था कि भैया यहां अलर्ट रहना। और आईटी सेक्टर में इतनी बिकवाली होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि बाद में निफ्टी को जो 160 पर आया था, 160 से इवन नीचे भी आया था 151 पे, वहां से खींच के ऊपर ले गए। कैसे, कौन मदद किया? बैंक्स। तो बैंकों में खरीदारी हुई, जो कि हम समझेंगे, मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो वो भी समझेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मेजर कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझने वाले, आईटी सेक्टर्स को भी समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी को अगर मैं देखता हूं तो बैंक निफ्टी को मैं, जो इसमें कैंडल बना है ना, उसको आपको पूरी तरह से समझाने वाला हूं कि इस तरह के कैंडल स्टिक्स जब बनते हैं तो क्या क्या सिनारियो यहां पर क्रिएट हो सकता है, आने वाले टाइम में क्या क्या सिनारियो बन सकते हैं, तो हम बारीक से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ग्रीन कैंडल। फिर आज तो चलो नीचे आया, लेकिन ओवरऑल जो बना है वो क्या है? ग्रीन कैंडल। तो जब ऐसे ग्रीन कैंडल बनते हैं, याद रखना ग्रीन कैंडल तो हमेशा बनते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? यहां देखो, हम यहां से अगर मान लेते हैं तो यहां से नीचे आए, फिर यहां से हमने एक लो बनाया, फिर पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया और फिर एक नया नीचे लो को ब्रेक किया, नया लो बनाया, फिर हाई यहां पे बनाया बट पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज बना के नीचे जा रहे हैं। और इस बार हमने अभी इसको ब्रेक नहीं किया है। यहां पर हमको ये समझना है, ध्यान से समझना, हर बार हम इसको ब्रेक करके नीचे आ रहे हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि जब हम सेकंड टाइम ट्राई मारते हैं, जब भी ट्राई करते हैं, हालांकि इस बार यहां भी देखोगे तो ट्राई किया था और यहां से फिर ऊपर गया, लेकिन पिछले हाई को नहीं ब्रेक किया। तो अभी जो पिक्चर क्लियर है उसके आधार पे इसके ऊपर जब तक ना जाए, यानी कि पिछले हाई को जब तक ब्रेक ना करे, तब तक तो कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब है कि 2-3 दिन बाजार यहाँ पे घूम भी जाए ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जो पिक्चर है वो ये है कि जब ऐसा सिचुएशन बने जहां लोअर लोज और लोअर हाइज, लोअर हाइज लोअर लोज बन के बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब आपको दो कैंडल ग्रीन नजर आए, किस स्थिति में? जब लोअर लोज लोअर हाइज यानी कि डाउन ट्रेंड में बाजार चल रहा है, उस सिचुएशन में जब दो कैंडल आपको ग्रीन नजर आए चार्ट के निचले हिस्से में, तो फिर एक स्ट्राइक कैंडल आपको, इनगल्फिंग कैंडल आपको यहां पे नीचे रेड बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इसमें दो और इसमें कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये है कि ये आपका दो ग्रीन कैंडल के बाद बन सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पे ये है कि ये 3 ग्रीन कैंडल के बाद बन सकता है। ठीक है ना? यानी कि आज भी बन गया, कल भी 2 दिन 2 कैंडल हो गए, अब तीसरा भी ग्रीन बन जाए और चौथे दिन आपको ये इंगल्फ करे। ऐसा भी चांस होता है। किस केस में? जब डाउन ट्रेंड हो और पिछले हाई को ब्रेक ना करे। चार्ट को समझने के लिए आपको समझा रहा हूं कैंडल स्टिक्स के हिसाब से।
यानी कि अगर मान लेते हैं कि 2 कैंडल के बाद भी स्ट्राइक कर सकता है नीचे की तरफ, 3 कैंडल के बाद भी कर सकता है, तो ये कहना मुश्किल है कि कल क्या होगा। लेकिन चार्ट पैटर्न के आधार पे समझने की कोशिश करते हैं, अगर फ्लैट खुलता है तो पहले ऊपर जाने के बाद क्या-क्या हो सकता है, संभावना होगा, क्या होगा वो हमें नहीं पता। हम बस ये समझ रहे हैं लर्निंग के को ध्यान में रखते हुए कि अगर यहाँ से ये ऊपर इस तरह से गया, ठीक है ना, खुलने के बाद, फ्लैट खुलने के बाद ऊपर गया, तो फिर से वापस नीचे आता हुआ भी आपको नजर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ऊपर विक बनेगा और नीचे रेड कैंडल जैसा यहाँ पे बीच में कहीं रुकता हुआ नजर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि ऐसा विक बनेगा और यहाँ से यहाँ आपको ये रेड कैंडल ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। इस केस, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस, यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तीसरा केस यहाँ पे हो गया कि बाजार यहाँ थोड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे इस तरह से बना सकता है, अगर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन बनेगा। तो अगले दिन पर निर्भर करेगा, यानी कि फ्राइडे पे निर्भर करेगा कि क्या इसको इंगल्फ करेगा या फिर अब बाजार थोड़ा सा ऊपर नहीं करेगा, यानी ये चांसेस हैं। क्या गैप डाउन के चांसेस भी हैं कि गैप डाउन करके ऐसे गैप डाउन करने के बाद और फिर ऐसे किया? हाँ, बिल्कुल ये भी चांसेस है। यानी चांसेस ऐसे जगह पर है जिसमें सारे चांसेस तो बन ही रहे हैं, तो कुछ बचा ही नहीं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सेंसेक्स को एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए बाजार थोड़ा फ्लैट हो जाए? होने का तो वो भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मोमेंटम लौटा है तो अब मोमेंटम में रहने की संभावना ज्यादा होनी चाहिए। बहरहाल हम लोग यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले रेसिस्टेंस जो रहेगा बैंक निफ्टी के लिए वो रहेगा 54,300 का एरिया। इसको हम ब्रेक करेंगे तो 500 का एरिया, फिर 700 का एरिया, और फिर आप लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं 55K पे, जिसकी संभावना तत्काल में तो मुझे बहुत कम नजर आती है। ओके, अब नीचे की तरफ देखते हैं। तो राउंड नंबर रखेंगे 54,000। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर हम जा सकते हैं 54,000 के नीचे 53,700 के आसपास के एरिया और 500 के आसपास के एरिया। इंगल्फिंग पैटर्न जैसा बनने का अगर संभावना बनता है तो फिर ऐसे स्थिति में 53,300 की तरफ भी हम जा सकते हैं और बहुत दबाव वाले सिचुएशन में राउंड नंबर यानी कि 53,000 की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। हो गया बैंक निफ्टी। सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो कल इसकी एक्सपायरी है 4 यानी 4 जून 2026, कल है वीरवार यानी कि थर्सडे, और कल इसकी एक्सपायरी होगी। इसने ऐसा कैंडल बनाया है जिसको देखकर आप तत्काल में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए। 74,500 के आसपास का एरिया जो है मुझे लगता है यहाँ पे पहला रहेगा रेसिस्टेंस, और फिर इसको ब्रेक करने के बाद 74,700 के आसपास का जो एरिया रहेगा वो रहेगा आपका रेसिस्टेंस नंबर 2, और फिर आप राउंड नंबर रख सकते हैं, दैट इज 75,000। एज देना चाहते हैं तो 75,300 तक का है, जिसकी संभावना कम है, यहाँ तक की ज़्यादा है। अगर कोई न्यूज़ आ जाए कुछ ऐसा ईरान इजराइल अमेरिका को लेके या टैरिफ को लेके, डील को लेके जो यूएस और इंडिया में अभी बातचीत चल रही है उसको लेकर कुछ ऐसा आता है तो शायद दिखेगा, अदरवाइज ऊपर के चांसेस तत्काल में अभी नहीं देख सकते जब तक कि वो कुछ दिन ऊपर समय ना बिताए। और ऐसे में भी ये जो 8 कैंडल है इसका जो निचला हिस्सा है ये एरिया, ये भी अभी तत्काल में रेसिस्टेंस हो सकता है, यानी कि 74,700 पर ध्यान रखिएगा। अब नीचे की तरफ देखते हैं तो 74,000 का राउंड नंबर ही पहला जो नंबर रहेगा, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 73,700 के आसपास का एरिया, फिर 500 के आसपास का एरिया, और फिर उसके बाद 73,300 के आसपास के एरिया। भारी दबाव के बीच में कम चांसेस है कि इसको तोड़े। 73 तोड़ता है तो फिर उसके नए आलू आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अभी जो फिलहाल है जो चांसेस हैं वो यहीं तक के रहेंगे। बहुत दबाव होगा तो हम टेलीग्राम में देखेंगे क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ने वाले हैं HDFC की तरफ। HDFC को देखते हैं दोस्तों। HDFC को अगर आप देखते हो तो HDFC में फिर से वही कहानी है जैसे कि बैंक निफ्टी में आपको बताई। तो यहाँ से चांस ऊपर का तीसरा कैंडल का ही बन सकता है या फिर इंगल्फिंग पैटर्न, स्टिल लुकिंग इन प्रेशर। अब देखो 1-2 दिन ग्रीन कैंडल बनाने से मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी इसमें अब चांसेस हो गया, नहीं, अभी तो पिछले हाई को ब्रेक करेगा तब। अभी तो 1-2 दिन ग्रीन बन सकता है, बट चांसेस आर वेरी हाई कि आने वाले टाइम में अभी कुछ दिनों के लिए जब तक कि हाई ना ब्रेक करे नीचे की तरफ ही देखेगा। ICICI स्टिल डाउन ही रहेगा। आज जरूर एक इंगल्फिंग पैटर्न बना है दोस्तों, लेकिन ये इंगल्फिंग पैटर्न जो आपको नजर आ रहा है इस कैंडल के ऊपर जो नजर आ रहा है, फिलहाल इसके ऊपर में ज़्यादा चांस नहीं ले सकते क्योंकि ये सब रेसिस्टेंस एरिया है। तो मुझे लगता है कि अभी 1260, 1280, 70 के आसपास का एरिया तो मुझे लगता है रेसिस्टेंस रहेगा।
और इसमें आईसीआईसीआई में। यानी कि एक ग्रीन कैंडल से ये नहीं कह सकते कि अभी अप ट्रेंड आ गया, अभी उछाल के ऊपर में बिकवाली की संभावना ज़्यादा दिखती है जब तक कि पिछले हाई को ब्रेक ना करे। रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस कल भी मैंने आपको बोला था कि चांसेस जो है वो कुछ कंडीशंस यहाँ पे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन इसने आज चांस लिया ही नहीं, बीच में रहा, ना नीचे गया ना ऊपर, यानी कि फिर से एक डोजी कैंडल। अभी भी इसको देखकर चांस नहीं लेने वाली बात, बट झुकाव नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। कल इन्फोसिस ने देखिए आप कहाँ गया था ऊपर, लगभग लगभग 5.5%, 5.68%, बट आज आपको पूरा बढ़त जो है वो गंवाता हुआ नजर आ रहा है, 4% के आसपास में डाउन है। यानी कि आईटी में कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ तो खरीदारी होती है, इसका मतलब यही होता है कि बिकवाली ना हो जाए जब तक कि पिछले हाई को ब्रेक ना करे। बट एज पर माई व्यू इन आईटी कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए मौके मिल सकते हैं। टीसीएस को अगर आप देखते हैं तो टीसीएस ने तो सूद समेत वापसी कर ली है। देखेंगे कल 6.5% ऊपर था, यानी कि 6.5%, और आज 8.39 यानी कि लगभग 8.5%, यानी कि 2% और टूटा कल के ओपनिंग से। ऐसे स्थिति में जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई होगी वो फंस गए होंगे, अगर ऊपर की पोजीशन बनाई होगी तब। तो ऐसी स्थिति में आईटी में फिलहाल ये उम्मीद रखना कि अभी ये तुरंत ऊपर जाएगा तो सही नहीं है, पिछले हाई को निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक रही बात नीचे जाने की, तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हो सकता है कि 2020 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आए, जो कोरोना में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि ये सब जो एरिया है, यहाँ पे एक लंबा टाइम बिताया था, आपने देखा 2018 से लेकर 2020 तक 1.5-2 साल का ये जोन है, इस जोन पर तत्काल में सपोर्ट दिख सकता है। क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ, और निफ्टी को अच्छे तरीके से समझते हैं। निफ्टी में आपको मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, और साथ में इस वीडियो के ऊपर में 100 से ज़्यादा कमेंट करना मत भूलिएगा, यानी कि आप कमेंट जरूर करिए और साथ में 300 लाइक भी कर दीजिए। ओके दोस्तों, ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को निफ्टी को देखते हैं, लेकिन उससे पहले फिर आपको ये जानना होगा कि मेरे पोजीशन क्या थे, तो चलिए वो भी क्लियर कर देते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, कहानी तो बिल्कुल वैसे वैसे नजर आ रही ना आपको। अच्छा, आपको ये भी जानना है कि ये हो क्या रहा है, प्लानिंग क्या है, वो भी बताने वाला हूं। 12:30 बजे कल 2 जून को, यानी कि 12:30 में 2 जून को बिल्कुल वही हुआ। रिहर्सल हो रहा है, अब कहानी लिखी जाती है तो उस पर थोड़ा रिहर्सल तो होता है, रिलीज में देरी हो रही है पर रिहर्सल तो होता ही है ना। तो यहाँ से रिहर्सल हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से रिहर्सल हुआ, और फिर से बाजार वहीं पर पहुंच गया। आप देखेंगे 77 पॉइंट डाउन है, बट एक्चुअल में मार्केट को समझते हैं अगर आप, तो मार्केट डाउन नहीं है। जब तक कि 360 के नीचे में समय ना बिताए तब तक आप ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कल जो उछाल आया था 12:30 में, वो अनएक्सपेक्टेड ट्रैपिंग के लिए था। ये मैंने आपको कल भी बताई थी कि ये ट्रैपिंग के लिए था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि बायर के बारे में मत सोचना। फिलहाल बायर्स यहां पर इंटरेस्टेड नहीं है, जब तक कि भाई ऊपर वाले हाई को ब्रेक ना करे या फिर बहुत नीचे चले जाए, सस्ते भाव में जब तक ना मिले, ये कहना जो है बड़ा मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम लोग ये देख लेते हैं कि मेरे क्या पोजीशन थे। देखो भाई, मेरा पोजीशन एकदम सिंपल सोबर। आमतौर पे मैं तो फर्स्ट कैंडल पे जाता नहीं, लेकिन आज मैं फर्स्ट कैंडल पे अटैक करने वाला था, लेकिन फिर रूल आ जाता है कि पहला कैंडल पे जाना नहीं है, तो गए नहीं, लेकिन दूसरे कैंडल पे तो हम जाने ही वाले थे, तो चले गए। और उसके बाद फिर से बाजार धीरे 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 करके नीचे आया। ट्रेड मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा ट्रेड आज का, टुडे 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 ये रहा। तो ये देखिए 9:25, यानी कि सेकंड थर्ड कैंडल पे हमारी एंट्री हो गई, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं 260 के भाव से अच्छा चला, ये 310 के आसपास में, 50 रुपये के आसपास में चला, और फिर वो ट्रेड हमने काटा भी नहीं था, उसको भी जारी रखा था, और फिर सेकंड ट्रेड भी लिया जो कि टू पुट साइड में ही 240 245 में। और ये भी आप देख सकते हैं कि हमने इसको 250 से देख लेते हैं, 250 से लेकर, तो ये भी आपको ठीक ठाक चलता हुआ नजर आया, यानी कि लगभग 250 से 300, 315, 320 के आसपास में नजर आया। इसका मतलब साफ साफ है कि फर्स्ट जो ट्रेड था उसमें 100 पॉइंट अचीव हुए, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट से ज़्यादा होल्ड किया था हमने, और
दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, होल्डिंग को लेकर जो लोग नए आते हैं ना उनको कंफ्यूजन होता है कि इतना देर तक कैसे होल्ड किया जा सकता है। उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लॉट साइज को मैनेज करना, लॉट साइज को निकालना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो ट्रेड ले रखा है उसको पूरा रखे रहे, नहीं, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। अगर लगता है कि उछाल पे थोड़ा ऐड ऑन करना है तो करते रहते हैं, नहीं तो उसको एक डिसेंट प्रॉफिट होने के बाद लॉक कर देते हैं, उसके बाद कोई ओटी नहीं करते। उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं पर बुक किया दोस्तों, यहीं कहीं हमने बुक किया, और बुक करने के बाद बाजार यहाँ से एकदम से निकल गया अनएक्सपेक्टेड। लेकिन इसको ऐसे पीछा मैं करता नहीं, ना ही मैं कॉल में गया। हाँ, यहाँ पर एक और ट्रेड मैंने इनिशिएट करने के लिए पब्लिक ग्रुप में कहा कि आप यहाँ पे कर सकते हो, और प्रीमियम में भी कहा मैंने आपको कि यहाँ पर आप ट्रेड एक इनिशिएट कर सकते हो, और वो ट्रेड भी अच्छा चला। थर्ड ट्रेड ये देख सकते हो, 245 से लेकर ये जो है 255 के बीच में कहा था कि इस बीच में पकड़ लीजिएगा, चलिए 260 से मान लेते हैं, तो 290 तक, यानी कि 30 रुपीज देके गया। अब यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप कह सकते हो कि सर 30 रुपीज देके गया और फिर मेरा ऊपर चला गया, ये हो गया। भाई 30 रुपए का प्रॉफिट देखने के बाद भी अगर आप स्टॉप लॉस 60 रुपए का दे रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। और वैसी स्थिति में आपको, जब आप सुबह प्रॉफिट में बैठे हो, तो आपको दूसरा, खास करके तीसरे ट्रेड से लेके अगले ट्रेड तक प्लस करने के बारे में सोचना चाहिए। फर्स्ट ट्रेड का डिसेंट प्रॉफिट को डेंट ज्यादा ना लगे, उसको ध्यान में रखते हुए सेकंड ट्रेड से लेके अगले सभी ट्रेड्स को आपको प्लस करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट ट्रेड में आपका 10,000 का प्रॉफिट है, लेकिन आपको लगता है कि एक अच्छा सेटअप है, अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि ओटी मत करो, लेकिन चलिए आपने कहा कि नहीं सेटअप अच्छा है, ये है वो है, गए, तो फिर यहां पहले से ही तय कर लो कि मुझे ये पैसा में ज्यादा डेंट नहीं लगवाना है। और दूसरा, अगर मुझे प्रॉफिट दिखता है तो मुझे बस इसको प्लस करना है, ये नहीं कि 10 का 20 बनाना है, 10 का 11 बना लूंगा, 12 बना लूंगा, लेकिन 20 के लिए नहीं। जल्दी निकलना जरूरी होता है। तो ऐसे में एक अच्छे लॉट के साथ में हमने यहाँ पे काम आज किया था, तो वो डिसेंट प्रॉफिट हमने लॉक किया, एंड देन उसके बाद अपना कोई ट्रेड नहीं है। तो ये थे मेरे ट्रेड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार बाजार बार बार यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा है। देखो, आज तो बाजार गया, उसके पीछे का रीजन अगर आप ढूंढना चाहो तो आप न्यूज कुछ ढूंढने में माहिर हो तो न्यूज ढूंढते रहिएगा। फिलहाल कोई रीजन नजर नहीं आ रहा है, ज्यादा लगता है एक्सपायरी की वजह से ये ट्रैपिंग चल रही है। और दूसरी जो बात है, एक तो पहले इसको नोट कर लो कि 7 अप्रैल 2026 को बाजार ने यहां क्लोजिंग दिया था 23,150 की हाई लगाकर 23 पर क्लोजिंग दिया था, यानी इसका हाई जो था 153 था, 23,150। और इसके बाद अगले दिन यानी कि 8 अप्रैल को मार्केट ने जबरदस्त बढ़त दिखाई, लगभग 4% का, और बाजार 900 के आसपास में जाकर ऊपर बंद हुआ 900 पॉइंट के साथ। समझ रहे हो, इसका मतलब ये गैप एक रह गया, और इस गैप को बाजार ने आज फिल किया। अगर आप इसका हाई देखते हो तो 153, और आज का लो देखते हो तो 151, यानी कि इसके जो हाई है, इस गैप की टेस्टिंग हुई, और यहीं से करंट लगा बाजार को। वो जो बैक टू बैक 3 कैंडल आए 12:30 बजे के आसपास, वो तेजी से बाजार को ऊपर ले गए। और एक तो ये वजह है, मैंने आपको बताया। एक वजह यह भी है कि यूएसए और ईरान, साथ में इजराइल को भी रख सकते हैं, बट ये दोनों मेन हो गए। अब इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो और बढ़ भी गया है। बायर्स जो हैं बाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कन्फ्लिक्ट बढ़ गया, कहीं और बढ़ गया तो सेलर और बेचेंगे। अभी वो होल्ड कर रहे हैं, पोजीशन को बचा रहे हैं, बाइंग नहीं कर रहे हैं। यानी वहां असमंजस की स्थिति बनी है ईरान, अमेरिका, इजराइल को लेकर। और एक वजह है आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। हालांकि इस पॉलिसी का कुछ खास असर बाजार पर नहीं होगा, जबरदस्ती खींचतान करेंगे तो आप उसको न्यूज से जोड़ देना, और न्यूज चैनल वाले भी जोड़ देंगे। बट मैं आपको बता रहा हूं कि बाजार का ट्रेंड डाउन है, अगर बाजार नीचे जाता है तो कहेंगे आरबीआई की पॉलिसी ऐसी है इसलिए नीचे जा रहा है। अब बाजार 2 ग्रीन कैंडल मार देगा तो आपको कि भैया देखो बाजार आरबीआई भाई तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो लेगा ना। तो कहीं ना कहीं शुक्रवार को बाजार बहुत भारी रखने वाला है। तो आरबीआई की जो पॉलिसी आएगी उसमें रेपो रेट को घटाएंगे बढ़ाएंगे, दोनों केस में बाजार को नुकसान होने वाला है, याद रखना। क्योंकि अगर रेपो रेट को बढ़ाते हैं, मतलब रेपो रेट को बढ़ा देंगे, तो फिर ग्राउंड रियलिटी पर लोगों के पास पैसे नहीं, और है तो ब्लैक में गैस खरीद रहे हैं, डीजल पेट्रोल के महंगे दाम हो चुके हैं, दूध महंगे हो चुके हैं, डीजल पेट्रोल की वजह से चीजें महंगी हो रखी है, और आप वहां पर फिर से रेपो रेट बढ़ा दोगे तो जो ईएमआई ऑलरेडी जा रही है उस पर भी बोझ पड़ेगा। तो यानी कि ये कंडीशन ठीक नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप रेपो रेट को घटा देते हो,
तो जैसे आप रेपो रेट को घटाओगे, सोच अभी अनचेंज भी हो सकता है लेकिन रेपो रेट को घटाओगे, तो घटाओगे तो आप ये मैसेज दे रहे हो कि लोगों के पास पैसा नहीं है तो मैं और घटा रहा हूँ ईएमआई को। तो जैसे घटाओगे बैंकिंग सेक्टर दबाव में कहेंगे हमारा ईएमआई को और कम कर रहे हो, हमें तो ज्यादा चाहिए पैसा, इंटरेस्ट कम हो रहा है, हम जो इंटरेस्ट भर रहे हैं उस पर कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा ना। तो दोनों तरफ से पछताने वाली बात है, यानी गवर्नमेंट के हाथ ऐसे ऐसे सिचुएशन में बाजार है। प्राइमरी मार्केट भी, प्राइमरी मार्केट जहां से आप रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, और सेकेंडरी मार्केट जहां आप ट्रेडिंग करते हैं यानी कि स्टॉक मार्केट। तो इसका मतलब ये हो गया प्राइमरी मार्केट में भी इसका असर पड़ेगा और उसका असर सेकेंडरी मार्केट में पड़ेगा। और अगर अनचेंज रखते हैं तो भी ये मैसेज आता है कि सरकार बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब स्थिति ठीक नहीं है। समझ रहे हो? यानी कि तीनों कंडीशंस में लॉन्ग टर्म के लिए बाजार अभी ठीक ठाक नहीं है, बशर्ते कि यूएस और इंडिया के बीच में एक अच्छी डील हो, जिसकी संभावना बहुत कम है। यूएस के पक्ष में ज्यादा डील होगी और इसीलिए उन्होंने अभी स्टेटमेंट जारी किया कि हम 12.5% का और टैरिफ लगा सकते हैं दबाव बनाने के लिए। इसका मतलब यह है कि डॉलर और रुपए के बीच में जो खाई है उसको जब तक कम नहीं करेंगे तब तक वो होगा नहीं। और फिर कई टैक्सेस को लेकर, ट्रेडिंग में टैक्सेस को लेकर भी कई तरह की बातें हैं, हालांकि वो ज्यादा तवज्जो वाले नहीं है, थोड़ा बहुत उसको लोग न्यूज बना रहे हैं, बट असली मुद्दा जो है भारत के अंदर में जैसे जैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिरेगा, कमजोर होगा, वैसे वैसे जो एफडीआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो अपना पैसा निकालेंगे। समझ रहे हो मैटर? क्लियर है ना आपको? मैटर सारा कुछ समझा दिया मैंने आपको। तो इन वजहों से बाजार में उथल पुथल मचा हुआ है। और एक कारण और है जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये जो कारण है ये अलग तरह का कारण है भाई, ये है दिल पे लेने वाली बात। 3 बजे जो ये खेल हुआ था, कितने तारीख को, 29 मई को, 200 पॉइंट का कैंडल, 200 पॉइंट का कैंडल निफ्टी में बना दिया था। ठीक है, इसको लेकर बहुत लोगों ने बातें की, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, वो सब चलता रहता है। तो यहां से जब मैंने आपको बोला कि बाजार में मोमेंटम लौट जाएगा, और मोमेंटम आया भी, अब देखो उस दिन से बाजार में मोमेंटम है। इवन कल के बाजार में भी अच्छा मोमेंटम रहा, एक्सपायरी वाले दिन भी, और फिर ऊपर गया मोमेंटम, आज भी आपको नीचे लाया, ऊपर लाया, मोमेंटम आ गया बाजार में। अगर आप डिसिप्लिन के साथ में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फायदे में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप ओटी करेंगे, बार बार उल्टा सीधा ट्रेड करेंगे तो फंस सकते हैं। लेकिन बाजार में मोमेंटम है। लेकिन मोमेंटम का मतलब ये नहीं है कि बाजार एक बार नीचे जा रहा है तो नीचे जाने के बाद अगर जो लोग यहाँ ट्रैप हुए तो उनको दोबारा फिर से नीचे आके मौका दे रहा है ना, फंसा लिया तो फंसा लिया। समझ रहे हो मैटर? ये सिचुएशन बाजार का भी है। और इस 3 बजे के कैंडल के बाद से बाजार में मोमेंटम शुरू हुआ है और बड़े बड़े कैंडल्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं अचानक से। मेरी बात समझ रहे हो ना? लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि स्टिल द सेंटिमेंट इज डाउन। टाइम हो रहा है 6 o'clock और हम एक बार गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। ये भी फ्लैट है लेकिन डाउन फ्लैट है 29 पॉइंट। तो कहानी जो है अभी ठीक है, स्क्रिप्ट जो है लिखी जा चुकी है, कहानी लिखी जा चुकी है, रेडी है, स्क्रिप्ट भी रेडी है, रिलीज में देरी है। और आप समझ गए होंगे जो मैं इशारा करना चाह रहा हूं। कहानी सिर्फ इतनी है कि इसके नीचे में यानी बाजार किसी ना किसी चीज का वेट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार वाकई में उन न्यूज़ों का वेट कर रहा है या फिर एक्सपायरी का खेल है। तो एक और पॉइंट समझ लीजिए सेंसेक्स के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। सेंसेक्स में आप देखिए कि कल आज क्या हुआ, बाजार नीचे आया तो लोग पुट साइड में होंगे, और यहाँ पे जो पुट में होंगे यहाँ से लेकर यहाँ होंगे, यहाँ भी गए होंगे, यहाँ भी गए होंगे, निचले स्तर में गए होंगे। तो इसमें से ज्यादा जो लोग गए होंगे वो यहाँ इस जगह पे गए होंगे। तो ऐसे में जो लोग पुट में, ऑब्वियसली आज का सेंटीमेंट पूरा तरह डाउन था तो लोग पुट में होंगे, होल्ड कर लिए होंगे या कुछ कर लिए होंगे, फंस गए होंगे अचानक से। तो ऐसे में ये अचानक कैंडल बनाया और फिर यहाँ ऊपर चला गया। तो ये पूरा कोशिश कर सकता है कि ये 73,800 900 के बीच आए तो यहीं कहीं रहे। और अगर दोस्तों इसको भी नीचे तोड़ देता है तब तो और नीचे जाने की संभावना बन सकती है। कहीं ना कहीं फ्राइडे तक बाजार वेट करेगा, फ्राइडे को कुछ करना हो करेगा, नहीं तो फिर अगले मंडे तक, और फिर अगली एक्सपायरी आ जाएगी तो फिर अगले फ्राइडे या मंडे को ही कुछ कहानी लिख सकता है बाजार। मतलब कहानी लिखा हुआ है, रिलीज कर सकता है। अब आपको क्लियर हो गया। अब चलिए निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए अगर आप पहला रेसिस्टेंस नोट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या है, 23,460। फिर नेक्स्ट रहेगा 500 से लेकर 560, और फिर उसके बाद रहेगा 600 से लेकर 660। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो फिर मुझे जो मिलेगा पहला नंबर जिसके बारे में बार बार बात हो रही है, 360 ब्रेक करता है तो 260, और उसको ब्रेक करता है तो आज का लो 160, और उसको ब्रेक करता है तो 23,000 का राउंड नंबर आपको आता हुआ नजर आ सकता है। बहुत दबाव हो तो नीचे भी आ सकता है। फिलहाल यहाँ तक के लिए सही है। इसको देखकर, निफ्टी को देखकर क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ क्या कुछ हो सकता है? देखो ये पूरी तरह से बैंक निफ्टी पर निर्भर है, और बैंक निफ्टी फ्राइडे को एक्चुअल बताएगा कि क्या करना है, क्योंकि मॉनिटरिंग पॉलिसी आएगी उसके बाद।
ज़्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि वो रेपो रेट अनचेंज होगा। कुछ भी हो, किसी भी कंडीशंस में बाज़ार के लिए कोई अच्छा न्यूज़ नहीं है। अच्छा न्यूज़ तो तभी होगा जब अल्टीमेटली प्राइमरी सेक्टर में भी मजबूती हो, यानी कि हम अपना जो निर्यात है, यानी जो हम माल भेजेंगे बाहर, वो बढ़ाएँ। हम सिर्फ़ आयात करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे जो मैंने आपको समझाया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारा कुछ यहाँ पे मैंने आपको समझाया होगा, समझाया है। अगर आपको समझ में आया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर अपना राय व्यक्त कीजिएगा। क्या किया, क्या ट्रैप हुए, नहीं हुए, सब कुछ ज़रूर बताइएगा। चलने से पहले और रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दीजिए। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा ये 3 प्लान में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन किया उसका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो आप ज्वाइन करते हैं वो सेना फाउंडेशन को जाता है और सेना फाउंडेशन का काम है लोगों की मदद करना, अलग-अलग नीडी पर्सन्स की मदद करना। और जो भी लोगों को मदद की जाएगी, जब हम रकम की निकासी करेंगे, यूट्यूब से अभी तक हमने कुछ लिया नहीं है, जब हमें यूट्यूब पे करेगा या फिर हम जब निकालेंगे, अभी चैनल भी धीरे-धीरे ग्रो हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा ब्यौरा sinhastocks.com पे डाला जाएगा। पारदर्शिता रखी जाएगी। हालाँकि ये पूरा हमारा हक है, हम चाहे तो इसका पैसे का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, बट ये विलिंग मैंने आपको डे फर्स्ट से ही कर दिया था कि यूट्यूब चैनल से यहाँ पर जो भी कमाई होगी, वो पूरा का पूरा पैसा चैरिटी में जाएगा, सेना फाउंडेशन को जाएगा और उसका पूरा ब्यौरा sinhastocks.com पे मिलेगा। यानी अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आप एक तरह से भलाई का ही काम कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में सिर्फ ज्वाइन करने से ये फ़ायदा नहीं है, आपका भी फ़ायदा है। पर्सनल फ़ायदा ये है कि आपको कंटेंट मिलेगा, एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वाला कंटेंट, और इसको ज्वाइन करने के बाद आप सैटरडे संडे के क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे की क्लास की फीस नहीं देनी होगी, इसी पे हो जाएगा आपका। अगर आपने कर लिया और आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आपको व्हाट्सएप करना है, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। और आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत